जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। तो क्या राशि के आधार पर किसी पर्सन का नेचर प्रिडिक्ट किया जा सकता है? जब दो लोगों की लव मैरिज होती है, जैसे आपने अभी कहा 18 से कम मिले हैं तो आप कहते हैं कि पुअर मैच मेकिंग है, एंड 18 से ज़्यादा मिले हैं तो कहते हैं कि नहीं अच्छी है मैरिज आप कर सकते हैं। बिल्कुल 100% गलत तरीका है। अगर जैसे आपने प्रिडिक्ट किया कि फ्यूचर ठीक नहीं है और फिर भी अगर वो लोग शादी कर लेते हैं, यहाँ पे मैरिज एक आपकी ट्रेजेडी ना बन जाए, है ना, मैरिज आपकी लाइफ एंडिंग ना बन जाए। अब डिसिप्लिन्ड होके काम नहीं करेंगी तो अब वैसे ही अपने सूर्य को खराब कर लेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का कारक ही सूर्य है। उस दिन का आप चार्ट देखिए, जिस दिन ये हमारी घटना हुई उस दिन आप देखिए शनि इस समय पाइसेस में ट्रैवल कर रहे हैं। नमस्कार, यूनिक समय पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लगातार हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने लगता है। हर बार हम कोशिश करते हैं आपके लिए कुछ और बेहतर लेकर आए। अक्सर हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि कर्म पर विश्वास करें या भाग्य पे। कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा है वो तो होकर रहेगा, वही कुछ लोग ये भी कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो कौन सी बात सही है, ये हम आज जानेंगे एस्ट्रोलॉजर से कि क्या कर्म के जरिए हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं या भाग्य में जो लिखा है वो तो होकर रहेगा। ये सवाल 90% लोगों के दिमाग में हर टाइम चलता रहता है। आज हम एस्ट्रोलॉजर से इसका जवाब जानेंगे। आज हम बात करेंगे शनि की 7.5, जिससे हम सभी बहुत डरते हैं। जब भी नाम आता है शनिदेव का तो हम सब डर जाते हैं, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। और राशियां कैसे काम करती हैं, कुंडली का क्या काम होता है, कुंडली से हम कैसे फ्यूचर को जान सकते हैं, देश दुनिया में क्या चल रहा है, उसके पीछे के कारण क्या है, एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इन सभी चीजों को जानने की हम कोशिश करेंगे आपको इजी से इजी वर्ड्स में हम पूरी एस्ट्रोलॉजी समझा सके। तो चलिए मिलते हैं एस्ट्रोलॉजर आचार्य सुचित्रा जी से। नमस्कार सुचित्रा जी। थैंक यू सो मच खुशबू जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, साइंस और बिलीफ? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, एंड ये क्वेश्चंस बहुत लोगों के माइंड में रहता है कि एग्जैक्टली एस्ट्रोलॉजी इज़ अ साइंस और अ बिलीफ। एस्ट्रोलॉजी वर्ड, ज्योतिष वर्ड को जब हम हिंदी में ज्योतिष है, ज्योतिष का मतलब होता है ईश्वर की ज्योति, जो आपको आपके पाथ में हेल्प करती है, आपकी सोल जर्नी में हेल्प करती है, आपकी इनर सोल जर्नी जो आप इस धरती पे आके हमारा जन्म हुआ है उसमें आपको आपकी जर्नी में क्या हेल्पफुल रहेगा उसके लिए ज्योतिष हेल्प करता है। ठीक है, ज्योतिष इज अ प्योर साइंस। जितने भी ग्रह और जितने भी नक्षत्र हैं उनकी पर्टिकुलर मैथमेटिकल हमारी एक बहुत एडवांस कैलकुलेशंस होती हैं, जिसके आधार पे हम कुंडली में उनकी गणना करते हैं। तो ज्योतिष इज अ प्योर साइंस, आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। अब आपका दूसरा क्वेश्चन था इज अ बिलीफ। विद बिलीफ, ज्योतिष विल ओनली हेल्प यू व्हेन यू बिलीव। आपकी मदद ज्योतिष जब भी करेगा जब आप उसमें बिलीव करेंगे। और अगर नहीं करेंगे तो हेल्प नहीं करेगा? नहीं, देखिए आपको बिलीव लाना पड़ेगा जब भी आपकी ज्योतिष और ज्योतिषी मदद कर सकता है। अदरवाइज तो आप उसमें अपना माइंड से नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे, है ना। आपको पहले पॉजिटिव होना पड़ेगा, आपको पहले अपना बिलीव लाना पड़ेगा। ज्योतिष इज अ प्योर प्रैक्टिकल नॉलेज। ज्योतिष इज फार मोर देन रेमेडीज एंड ऑल। ये जो हम बोलते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों के हमें उपाय मिल जाएं, है ना, छोटी छोटी चीज़ों की हमें रेमेडीज मिल जाए,
देखिए खुशबू जी, इन सब के लिए ज्योतिष नहीं बना। ज्योतिष हमारे सोल की एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है इस बर्थ में, है ना, उसके लिए ज्योतिष बना है। ज्योतिष का पर्पस बहुत बड़ा है, तो उसमें आप बिलीव करेंगे तो ये साइंस 100% एग्जैक्ट प्रेडिक्शन और आपकी हेल्प करेगी। एक चीज और जानना चाहती हूँ मैं, अक्सर सुनने में आता है कि जैसे पर्टिकुलर राशियों के नाम होते हैं, ये राशि वाले लोग चालाक होते हैं, या पर्टिकुलर राशि वाले झूठ बोलते हैं, या सक्सेसफुल होते हैं, इस तरह की बातें अक्सर हम सुनते हैं। तो क्या राशि के आधार पर किसी पर्सन का नेचर प्रिडिक्ट किया जा सकता है? राशि के आधार पर किसी का नेचर प्रिडिक्ट किया जा सकता है, बट पूरा 100% इसको हम नहीं बोल सकते, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाती हूँ वो कैसे। हर 12 राशियों का अपना एक एट्रीब्यूट होता है। ये जो 12 राशियां हैं ना, ये विष्णु जी ने बनाई है, ठीक है। और हर राशि को एक एट्रीब्यूट और हर राशि का एक पर्टिकुलर लॉर्ड है। जैसे कि एरीज के लॉर्ड मंगल है, कैंसर जो हमारी है उनके लॉर्ड चंद्रमा है, सिंह राशि है उनके सूर्य है। तो हर राशि की लॉर्ड भी अलग अलग है, ठीक है। अब मैं आपसे सबसे पहले नंबर की एरीज राशि की बात करती हूँ। जो एरीज राशि में आपका चंद्रमा एरीज राशि का है, या आपका लगन एरीज राशि का है, असेंडेंट एरीज राशि का है, तो इस टाइप के मिलते जुलते एट्रीब्यूट आपके अंदर होंगे, बट इट इज़ नॉट फॉर 100%। जैसे कि एरीज राशि नंबर 1 राशि होती है हमारे ज़ोडिएक की, तो वो लोग ना कुछ भी स्टार्ट करने के लिए इनिशिएशन बहुत जल्दी लेते हैं। जैसे 10-5 लोग बैठे हैं सामने आपके, तो आप बोलोगे कि इस प्रोजेक्ट पे हमें नया काम करना है, तो सबसे पहले जो हाथ उठाएगा ना नंबर 1, वो एरीज वाला उठाएगा। क्या कहता है, नहीं लेट्स स्टार्ट। वो कुछ भी स्टार्ट बहुत जल्दी करते हैं, ठीक है। उनके अंदर पैशन बहुत होता है ना, और एक्शन ओरिएंटेड होते हैं वो लोग, क्योंकि मंगल की राशि है ना, तो मंगल के उसमें गुण धर्म तत्व तो आएंगे ही, तो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं वो लोग। पर एरीज राशि में ही ना खुशबू जी, हमारे 3 नक्षत्रास भी आते हैं। अच्छा, ठीक है, हमारे 27 नक्षत्रास इन 12 राशियों के अंदर आते हैं। जैसे कि एरीज राशि के अंदर हमारे कौन से नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। अब यहाँ पे हमें फर्दर ये देखना इम्पोर्टेंट है कि आपका चंद्रमा है तो एरीज में, पर उन एरीज में से भी इन 3 नक्षत्र में कौन सा है। अब आपका चंद्रमा अगर मान लीजिए अश्विनी का है, तो मैं बोलूँगी आप बहुत पैशनेट हैं, आप बहुत ट्रैवल पसंद करते हैं, क्योंकि अश्विनी ब्रदर्स लव टू ट्रैवल, है ना। आपको हीलिंग क्वालिटीज आपके अंदर बहुत अच्छी हैं, आप हीलर हो, अ काइंड ऑफ हीलर, है ना। आपको ज्योतिष की भी नॉलेज हो सकती है। तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा, राशि के भी अलावा, उसके एट्रीब्यूट आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। जब भी आप उसको 100% देखिए, अगर आपको किसी को गाइड करना है, तो एक राशि के तो 65 करोड़ लोग हैं हमारे इंडिया में। सब एक जैसे तो नहीं सब एक, और सबकी लाइफ एक राशि के एक ट्रांजिट के हिसाब से तो नहीं होती। सबके ट्रांजिट्स अलग अलग वे में फल देते हैं उनको। तो लाइक दिस वे हमको डीप डाइसेक्ट करके आपको कुंडली में ये देखना चाहिए कि एग्जैक्ट नेचर आपका नक्षत्र का होगा, क्योंकि नक्षत्र हैज द पावर हाउस ऑफ योर कर्मा। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। अगर हम सपोज करें कि सेम नक्षत्र और मून कई लोगों में है, तो क्या उनका नेचर एक जैसा होगा? फिर हमें ये देखना पड़ेगा ना खुशबू जी कि चलिए मैं आपका एक छोटा सा पहले एक आपका एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको समझाती हूँ, तो ज्यादा ऑडियंस को और आपको रेजोनेट करेंगे। आप बताइए आपकी कौन सी राशि है? मकर। ठीक है, आपका चंद्रमा मकर राशि में है, आपका चंद्रमा श्रवणा नक्षत्र में है, ठीक है। तो आपके अंदर श्रवणा नक्षत्र के एट्रीब्यूट और मकर राशि के एट्रीब्यूट आएंगे, ठीक है। अब श्रवणा नक्षत्र है माँ सरस्वती का जन्म नक्षत्र, ठीक है। एंड दे पीपल हैव हंगर, दे पीपल हैव क्वेस्ट ऑफ लर्निंग।
बहुत लर्न करना चाहते हैं वो अपनी लाइफ में, बहुत चीज़ों को की नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो आपके अंदर वो 100% आप रेजोनेट करेंगे होगा, ठीक है। बट श्रवणा नक्षत्र की एक स्टोरी भी है। जो बाली थे वो 108 अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे टू बिकम अ इंद्रा, पर वो 100 ही अश्वमेध यज्ञ कर पाए और 8 रह गए उनके, और वामन अवतार हुआ और विष्णु जी ने उनके शीश पे अपना चरण रख दिया, ठीक है। तो बाली की जो डिजायर थी इंद्र बनने की वो पूरी नहीं हो पाई, है ना। तो मैंने अपनी इतनी ज्योतिष की लर्निंग में जितने भी चार्ट्स रीड किए हैं, मैंने ये देखा है जिन लोगों का मून श्रवणा नक्षत्र में या प्रोमिनेंट प्लैनेट श्रवणा नक्षत्र में होते हैं ना, उनके 99% पे जाके काम रुक जाते हैं। वो 100% अपने कामों को कभी पूरा नहीं कर पाते। लाइक दिस वे उनके साथ होता है। हाँ, क्योंकि एक्चुअली मेरे साथ जैसे सीखने के चीजों में ऐसा होता है, मुझे बहुत सारी चीजें आती हैं लेकिन 100% मैं किसी में नहीं हूँ। बिल्कुल, है ना, मतलब थोड़ा थोड़ा मैं बहुत कुछ जानती हूँ। मैं थोड़ी थोड़ी कहानियां भी लिख लेती हूँ, गाना भी गा लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डांस भी कर लेती हूँ, बोल भी लेती हूँ, है ना, और लिखना भी जानती हूँ, सब, लेकिन थोड़ा थोड़ा। ये नहीं कह सकती मैं उसमें 100% बेटर हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब जानती हूँ। हाँ। और श्रवणा नक्षत्र के पीपल के अंदर ना बहुत हंगर होता है, बहुत चीज़ों को लर्न करने की डिज़ायर भी बहुत होती है उनके अंदर, क्योंकि बाली की डिज़ायर थी टू बिकम अ इंद्रा, लाइक दिस वे। तो अब आप समझ रही, अगर मैं आपको सिर्फ मकर राशि के एट्रीब्यूट बता के आपको प्रेडिक्ट करती तो वो प्रेडिक्शन ना 30-40% आप उसे मानिए। जब तक आप कोई चार्ट में ये नहीं देखेंगे कि आपकी चंद्रमा की लॉर्डशिप कहाँ है, ठीक है, आपका चंद्रमा किन प्लैनेट्स के साथ कंजंक्शन में बैठा है और कौन से प्लैनेट उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं, जब तक आप किसी नेटिव का 100% नेचर नहीं बता सकते। बट फॉर दिस आपको जन्म नक्षत्र की नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है, सो दैट यू कैन गिव दैट काइंड ऑफ प्रेडिक्शन। इसका मतलब जो कहते हैं कि ये राशि वाले ऐसे लोग होते हैं, उस राशि वाले ऐसे होते हैं, वो निर्भर करता है कि नक्षत्र पे, 100% नक्षत्र पे और उस चार्ट की पूरी टोटलिटी में चार्ट को रीड करने पे, है ना। आपको चार्ट टोटलिटी में रीड करना ही पड़ेगा। मान लीजिए चंद्रमा शनि के साथ बैठा है, ठीक है, तो उसके नेचर्स बहुत अलग हो जाएंगे, मन में चिंताएं होंगी उस नेटिव के बाद, क्योंकि शनि के साथ ये चीजें बदलती भी रहती हैं। बदलती रहती है, मतलब जैसे ये नक्षत्र तो हमेशा सेम रहते होंगे। नक्षत्र तो बिल्कुल सेम रहते हैं। जो आपकी कुंडली में जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन एक ब्रह्मांड की एक पिक्चर क्लिक की गई, ठीक है, और वो आपका लाइफ टाइम के लिए बर्थ चार्ट हो गया। एक तरीके से मेरे जन्म के आधार पर मेरा बर्थ चार्ट बना किस टाइम पैदा हुआ, ठीक है। हाँ, तो एक डाउट है, जो ट्विंस पैदा होते हैं तो क्या उनका बर्थ चार्ट सेम होता है? देखिए, उनका जैसे 5 या 10 मिनट के अंदर, ट्विंस ज्यादातर मे बी 15-20 मिनट्स के अंदर अंदर पैदा हो जाते हैं। तो यहाँ पर उनका D1 चार्ट, D1 जो डिवीजन 1 चार्ट होता है हमारे कुंडली का, वो तो देखिए सेम होता है, ठीक है। बट उनका D9 चार्ट, ठीक है, भाग्यांशा चार्ट, जो हर 15 मिनट में चेंज हो जाता है, वो डिफरेंट होता है। उसके बाद भी D60 चार्ट, ठीक है, जो हमारा हर 2 मिनट में चेंज हो जाता है, वो अलग होता है। ये भी इतने टाइप के होते हैं? 16 डिवीजन होते हैं मैम कुंडली में, जिनको हम 16 कलाएं और विष्णु जी बोलते हैं, कृष्ण की 16 कलाएं आप बोल सकते हैं। जो 16 डिवीजन होते हैं ना, वो 100% उनके चेंज मिलते हैं, ठीक है। तभी उनकी डेस्टिनी देखिए बहुत अलग होती है। कोई बहुत अलग पाथ पे होता है, कोई बहुत अलग कर रहा होता है अपनी लाइफ में, ठीक है। मोर प्रोमिनेंट किसका भाग्य है वो D9 से देखेंगे, क्या वो करियर में करेगा, लाइफ में। दो बोथ आर ट्विंस, दोनों के D1 चार्ट सेम है, 5-10 मिनट का अंतर है। तो कुछ डिग्री प्लैनेट्स की थोड़ी सी अलग हो सकती है, थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, बट प्लैनेटरी पोजीशंस बिल्कुल सेम है, ठीक है। बट उनका D10 बहुत अलग होगा, क्योंकि D10 चार्ट हर 3 मिनट में चेंज हो जाता है। तो लाइक दिस वे हम उनको डिफरेंशिएट करते हैं, उनकी लाइफ को भी डिफरेंशिएट करते हैं। अब मैम ये बताइए कि कुंडली मिलाना शादी से पहले कितना जरूरी है? जैसे अगर हम मोस्टली लव मैरिज अगर होती है
तो कुंडली को कोई नहीं देखता, नहीं मिलवाई जाती। तो एक तो क्यों ज़रूरी है, दूसरा अगर नहीं मिलवाते हैं, ऐसे ही शादी होती है, तो उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं? जब दो लोगों की लव मैरिज होती है, जैसे आपने अभी कहा कि उनके बेसिस पे कुंडली मिलाना कितना इम्पोर्टेंट है, और कुंडली मिलाना एग्जैक्टली इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है, जो भी मैंने मेरे गुरुओं से सीखा है, मेरे गुरुजी से सीखा है, उसके आधार पर जैसे हम कुंडली मिलान करते हैं ना, हमारा तरीका बहुत अलग है। वो मैं आपको बताना चाहती हूँ क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अष्टकूट गुणा मैत्री पे बिलीव ही नहीं करती हूँ। आपको बड़ा अचंभा होगा ये सुन के, 90% लोगों के चार्ट, जो लोग शादी करते हैं उनके लिए क्या करते हैं कि दो लोगों का चार्ट लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ और टाइम एंड प्लेस, फिर उनको एक सॉफ्टवेयर में डालते हैं और एक पर्टिकुलर एक टेबल आपके सामने आ जाती है, तो उससे आपको पता चल जाता है कि आपके 36 में से 18 के अलावा कितने ज़्यादा गुण मिले हैं। 18 से कम मिले हैं तो आप कहते हैं कि पुअर मैच मेकिंग है, एंड 18 से ज़्यादा मिले हैं तो कहते हैं कि नहीं, अच्छी है मैरिज आप कर सकते हैं। देखिए खुशबू जी, बिल्कुल 100% गलत तरीका है, बिल्कुल गलत तरीका है। ऐसे मैच मेकिंग की ही नहीं जाती। जब दो सोल शादी कर रही हैं, सोचिए वो अपने 40-50 ईयर्स साथ में बिताने वाले हैं, ठीक है, तो उनकी मैच मेकिंग बहुत आराम से और प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जब मैं दो लोगों की मैच मेकिंग करती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि उनकी आपस में गति कैसी है। गति मतलब उनकी लाइफ की स्पीड क्या है, ठीक है, और उनकी प्रगति कैसी है साथ में। प्रगति का मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल वे में मैं आपको बोल के बताऊं तो प्रगति का मतलब है कि लड़का लाइफ में आगे प्रोग्रेस करेगा, आफ्टर द मैरिज नहीं करेगा। लड़की अपने करियर में आफ्टर मैरिज प्रोग्रेस करेगी या नहीं करेगी, तो उन दोनों की आपस में गति और प्रगति क्या कह रही है, विच इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन अष्टकूट गुणा मैत्री, ठीक है। समझ रही हैं आप, उसका वेटेज बहुत कम है, उसका वेटेज सिर्फ 5% है, जो हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया, ठीक है। फिर हम उसको फर्दर और देखते हैं कि आपस में इन दोनों की लाइफ में, देखिए कोई लड़की किसी के घर जाती है तो आपने ये शुरू से सुना हुआ होता है ना कि ये घर को स्वर्ग बनाएगी, है ना, ये हमारे घर आ रही है, लक्ष्मी आ रही है घर, तो लाइक दिस वे। तो 7वां घर हमारी कुंडली में हमारे मैरिज को बताता है, बॉन्डेज को बताता है। 7वें से चौथा घर कौन सा होता है, 10वां घर होता है। तो मैं लड़की के चार्ट में सबसे पहले उसका 10th हाउस चेक करती हूँ कि क्या वो लड़की, वो हैप्पीनेस, क्या वो भाग्य, क्या वो गुड लक लेके जाएगी इस लड़के की लाइफ में। एग्जैक्टली लड़की और लड़के की लाइफ में रेजोनेट क्या हो रहा है आफ्टर द मैरिज। फिर मैं देखती हूँ, आप अगर किसी से शादी करेंगी तो सबसे पहले आपके मदर और फादर, सबसे पहले आपके माता पिता क्या देखेंगे कि लड़के का घर कैसा है। 100% आप किसी से शादी करेंगी तो घर तो इम्पोर्टेंट है, हॉस्टल में तो रहेंगे नहीं शादी के बाद। तो लड़के का 4th हाउस देखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि लड़के के पास घर का कितना सुख है, उसके पास व्हीकल्स है कि नहीं है, ठीक है। तो लाइक दिस वे, ऐसे करके हमारे 40-50 स्टेप्स होते हैं, 40-50 स्टेप्स होते हैं। फिर हम देखते हैं कि दोनों की लाइफ में लगना, जो इन दोनों की लगन है, इन दोनों के क्या कॉम्बिनेशंस है। लग्न क्या काम इफेक्ट करती है? देखिए, लगन इज यू, योरसेल्फ, एंड यू आर मैरिड अ पर्सन लाइक ए एंड बी। इन दोनों की शादी हो रही है, एक एरीज है और एक जेमिनी है, इन दोनों की शादी हो रही है। तो यहाँ पे इन दोनों की क्या कंपैटिबिलिटी है ये देखेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको देखना। तो इन दोनों की कंपैटिबिलिटी बोलेंगे हम 3-11 का एक्सेस है इन दोनों के चार्ट्स में। तो ये अपने 3rd हाउस, मतलब इन दोनों की अगर शादी होती है ए और बी नेटिव की,
तो ये बहुत कम्युनिकेटिव होंगे अपनी लाइफ में, आगे चल के बहुत बातें करेंगे, है ना, चीज़ों को स्टार्टअप करने के लिए। बिल्कुल लड़की को लड़का हमेशा हेल्प करेगा, लड़का लड़की को लड़का और लड़के को लड़की, ये दोनों एक दूसरे को बहुत हेल्पफुल होंगे। 11th हाउस भी देखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि होप, विशेस एंड डिज़ायर का हाउस है। लाइक दिस वे, ऐसे ना हम अष्टकूट गुणा मैत्री को तो मैं तो बिल्कुल भी वेटेज नहीं देती हूँ। अगर किसी के 14 या 9 भी गुण मिले होते हैं ना, और अगर मेरी कैलकुलेशंस कह रही है कि इनके आगे के लाइफ के 40-50 साल बहुत अच्छे हैं, तो मैं उनसे कहती हूँ गो एंड गेट मैरिड पेरेंट्स से, बिल्कुल। क्योंकि लड़की आपकी लाइफ में, ऐसे भी हम चार्ट्स में योग देख के बताते हैं कि आपकी मैरिज के बाद आपका भाग्योदय कैसे होगा। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा ना, आफ्टर द मैरिज दे गेट सक्सेस डे बाय डे। बहुत छोटे घर में रहते थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बन गई, अच्छे घर बन गए, है ना, लाइक द वे वी सी द चार्ट, एंड ऐसे ही देखना चाहिए। बिल्कुल इतना सिंपल आपको किसी के 40-50 इयर्स लाइफ के साथ में इतने ब्लाइंडली प्रेडिक्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनका कर्म आप अपने ऊपर कहीं ना कहीं ले रहे हैं। ठीक है, जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और जस्ट अगर जैसे आपने प्रिडिक्ट किया कि फ्यूचर ठीक नहीं है, और फिर भी अगर वो लोग शादी कर लेते हैं, तो क्या प्रॉब्लम्स फेस देखिए, कर तो सकते मैम हैं? उनके सोल का कर्म ही यही है ना। फिर मैं तो सिर्फ ज्योतिष, व्हाट कैन ज्योतिष गिव, व्हाट कैन एस्ट्रोलॉजर गिव, वो तो सिर्फ गाइड कर सकता है आपको। ठीक है, आपको करना है, आपके भाग्य में क्या है, आपको सफरिंग मिलनी है आफ्टर द मैरिज या नहीं मिलनी है, वो तो मैं चेंज नहीं कर सकती। मैं आपको एक माइंडसेट चेंज कर सकती हूँ कि आप एक क्लाउड 9 पे हैं, कि मेरे साथ शादी के बाद मतलब आपके कुछ अलग ही माइंडसेट है आपका, उसको मैं थोड़ा लोअर डाउन कर सकती हूँ। ना तो मैं आपका चार्ट बदल सकती हूँ, ना मैं आपके चार्ट में जो योग है उनको चेंज कर सकती हूँ। मैं आपको उनको स्मूथली सेटल करने का एक वे बता सकती हूँ। दैट्स ऑल ज्योतिष कैन डू। मैं आपको एक कोई गलत होप दे दूँ, वो नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब जैसे अगर हम देखें, इस टाइम देश में कुछ बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं अभी हाल ही में, जिस मतलब देखकर लगता है कि आज रिश्तों की वैल्यू नहीं बची। सौरभ और राजा राम का जो मर्डर हुआ और उनकी पत्नियों के द्वारा ही किया गया, तो ये एक तरीके से सवाल खड़े करते हैं रिश्तों पर, शादी पर। बहुत लोग सवाल करें, आज लोग डरने लगे हैं, स्पेशली बॉयज आज डरने लगे कि हमें शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। तो क्या कुंडली से ये सब भी प्रेडिक्ट हो सकता है कि ऐसी कुछ घटना या दुर्घटना आपके साथ हो सकती है शादी के बाद? देखिए, कुंडली से ये बिल्कुल 100% प्रेडिक्ट हो सकता है। ठीक है, जो हमारा 8th हाउस होता है कुंडली का, वो आपके सडन इवेंट बताता है लाइफ के। ठीक है, अब उस हाउस की पोजीशन देखेंगे हम आपके। ठीक है, सेम हम D9 में जाके आपके 8th हाउस की पोजीशन देखेंगे, लाइक दिस वे। हम 100% आपको ये बता सकते हैं कि आपका फ्यूचर आफ्टर मैरिज कैसा है, कितना स्मूथ है। मैंने अभी आपको एक लाइन बोली थी ना, गति एंड द प्रगति, दैट इज हाउ वी वर्क। दैट इज वाई मैं आपको बोल रही थी अभी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सिर्फ अष्टकूट गुणा मैत्री पे रिलाई ना करें। मतलब अगर हमारे मान लीजिए 36 में से 36 या 30 गुण मिल गए, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ हो गया, तो मतलब हो सकता है 36 गुण मिलने के बाद भी ऐसा होने वाली बात नहीं है खुशबू जी। यहाँ पे मैरिज एक आपकी ट्रेजेडी ना बन जाए आपके लिए, है ना, मैरिज आपकी लाइफ एंडिंग ना बन जाए। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। मैंने अभी आपको बोला था ना अभी 2 मिनट पहले कि हम आपका भाग्योदय देखते हैं, आपके प्रोग्रेस ऑफ द लाइफ देखते हैं, तो सेम हम आपका ये भी तो देखते हैं ना कि आपका कुछ
ऐसा इवेंट सेम लाइफ में ना आ जाए बाय दिस नेटिव का जब आपसे मैच मेकिंग होगा। अगर 36 भी गुण मिलते हैं और अगर हमारी कैलकुलेशन ये कहती है कि इन दोनों का लाइफ में डिस्टर्बेंस रहेगा, नई शादी नहीं करनी चाहिए, तो 100% हम मना कर देते हैं। मैंने अभी बोला सिर्फ 5% वेटेज है अष्टकूट गुणा मैत्री को, 95% लाइफ आफ्टर मैरिज D9 के 7th हाउस से देखते हैं, गति प्रगति, सस्टेनेबिलिटी ऑफ द मैरिज 7th लॉर्ड से देखते हैं। तो लाइक दिस वे हमारे 40-50 एक पॉइंटर्स हैं जिन पे हम पूरी कुंडली का बेसिकली अध्ययन करके ही बोलते हैं। आजकल में डिवोर्स बहुत हो रहे हैं, ऊपर से एक चीज और देखने में आ रहा है कि डिवोर्स नहीं हो रहे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत सुनने में आता है। तो ऐसी कौन सी सिचुएशंस एक तो रहती हैं, ग्रहों की दशाएं, क्या जब ये नौबत आती है, या कुंडली से हमें ये सब पहले पता चल सकता है, या करंट कुंडली देखकर हम किसी का भविष्य प्रेडिक्ट कर सकते हैं? डिवोर्स आप 100% प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर किसी नेटिव के चार्ट में मुझे डिवोर्स योग दिखता है तो हम उसको बोलते हैं कि थोड़ा अपने विल पावर पे वर्क करिए अपने मैरिज में, क्योंकि डिवोर्स का योग हमें दिख जाता है उसके चार्ट में। तो आपने बोला डिवोर्स हम कुंडली से देख सकते हैं, तो 100% देख सकते हैं। इवन हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी कुंडली में देख सकते हैं कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आफ्टर द मैरिज एंड बिफोर द मैरिज भी कई लोगों से रहेंगे। तो हम उस नेटिव को थोड़ा सा गाइड करते हैं कि देखिए ये बात आपके लिए ठीक नहीं है, यू नीड टू बी वर्क ऑन योर सेल्फ, और लाइक दिस वे वी हेल्प एंड गाइड पीपल। एक चीज है मांगलिक होना। अक्सर मतलब लड़कियों का या लड़कों का होता है कि ये मांगलिक है, और हमारे यहाँ कई चीजें सुनने में आती है कि मांगलिक लड़कियां होती हैं या लड़के होते हैं तो दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाती है, ऐसा कुछ सुना है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, 1 भी % ये जो आपने बात कही है बिल्कुल ठीक नहीं है। एग्जैक्टली मांगलिक दोष होता क्या है? ये एक हाउस बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है, मतलब मंगल आपके अगर 1st हाउस में है, 4th हाउस में है, 7th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, और जो इन साउथ इंडिया वो लोग 2nd हाउस के मंगल को भी मंगल योग बनाते हैं, बोलते हैं। पहली बात तो ये वर्ड ही गलत है कि मांगलिक दोष ही नहीं होता, मांगलिक योग होता है, ठीक है। एंड दूसरी बात ये है कि ऐसा बोला जाता है, आपने बोला कि इन दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाएगी, ये बिल्कुल 100% गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमारे पराशरा होरा शास्त्र में मंगल योग को कैंसिल करने के लिए भी 40 श्लोकों की एक लिस्ट दी हुई है, ठीक है। मान लीजिए कि बॉय मंगली है, ठीक है, लड़के के लगन में मंगल है, और लड़की मांगलिक नहीं है, लड़की के मान लीजिए 10th या 9th हाउस में मंगल है, तो वो मांगलिक नहीं है, बट उनकी शादी 100% हो सकती है, और उनकी शादी के बाद कोई किसी की मृत्यु नहीं होने वाली है, जस्ट बिकॉज ऑफ मंगल योग, ठीक है। अगर कोई और प्रोमिनेंट दशा या और कोई योग है, देखिए खुशबू जी, वो तो हम चार्ट को देख के ही बताते हैं, बट सिर्फ मंगलिक वर्ड को आप लेके चले तो ये बिल्कुल गलत है। ये पहले जो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स थे, इन्होंने अ काइंड ऑफ दे आर रनिंग देयर शॉप्स, उनकी दुकानें चलती और उनके पास कुछ पूजाएं आती, ऐसा कुछ। आप बताइए कोई प्लैनेट आपके लगन में बैठा हुआ है मंगल, अगर आप उसकी कोई पूजा करा लेंगे 10, 15, 20 मिनट की या 2 घंटे की, तो क्या वो अपने प्रभाव आपके ऊपर छोड़ना बंद कर देगा? वही, ये मुझे भी लगता है कि एक तरीके से जो चीज हमारी किस्मत में लिख रही है, वैसे कहते हैं कि भाई कुंडली में ऐसा है, हाँ, मतलब हमारी कुंडली बदल जाएगी पूजा करने से। मंगल क्या है, पहले मंगल को समझते हैं। मंगल इज ना वेरी, मंगल का जो बॉर्न हुआ था ना, मंगल का जो बर्थ हुआ था, वो जो स्वेट ऑफ शिवा जब भूमि पे गिरा,
तो उससे मंगल का जन्म हुआ। तो मंगल को हम भूमि पुत्र भी कहते हैं, है ना। और लैंड और प्रॉपर्टी का कारक भी मंगल को माना जाता है, ज्योतिष में कहा है हमारे। तो अगर आप, मंगल बहुत पैशनेट है, बहुत अग्रेशन है मंगल में, बहुत एक्शन ओरिएंटेड है मंगल, ये सारी बातें आपकी 100% सही है। बट व्हाट इफ मैं आपसे बोलती हूँ कि अगर आपके लगन में केतु बैठा है, तो केतु मंगल से ज़्यादा बहादुर है, मंगल से ज़्यादा हेडलेस है ना। अगर आपको बॉर्डर में दुश्मनों को, सैनिक को मारना होता है, तो उनको तो सिर्फ एक ऑर्डर चाहिए होता है और वो पूरा साफ कर देते हैं, है ना। दैट काइंड ऑफ हेडलेस एनर्जी हैव केतु। तो आप मुझे बताइए खुशबू जी, लगन में केतु ज़्यादा घातक प्रोमिनेंट वर्क करेगा या लगन में मंगल ज्यादा प्रोमिनेंट वर्क करेगा? केतु ही प्रोमिनेंटली वर्क करेगा ना। तो वैसे भी आपको मंगल दोष या मंगल योग, इसमें ज़्यादा इसको रेजोनेट करने की किसी भी नेटिव को ज़रूरत नहीं होती है। हमारे बृहद पराशर होरा शास्त्र में हमको 40 श्लोकों की एक लिस्ट दी हुई है, जिसके आधार पर मैं उस नेटिव को, जिसकी भी कुंडली की मैच मेकिंग करती हूँ, और ये मुझे बताया जाता है कि मांगलिक के कारण हम शादी नहीं कर रहे हैं उस नेटिव की, तो मैं उनको पर्टिकुलर एक श्लोका देती हूँ जो हमारे शास्त्र से लिया गया है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और उसके लिए आप और एक कोई नई रेमेडी भी नहीं बना सकते कि आप कुछ पूजा करा लीजिए। तो वो मैं उनको देती हूँ, सीधे सीधे नेटिव्स को आप लेके जाइए और आराम से इसको दिखा लीजिए किसी को भी, वो उसको डिनाई नहीं कर सकते। थोड़ा सा कुछ करना जरूरी है, लेकिन बहुत कुछ करना जरूरी नहीं है। आपको अपने माइंडसेट पे वर्क करना ज्यादा जरूरी है, अपने आप पे वर्क करना ज्यादा जरूरी है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। एक चीज और सुनने में आती है अक्सर, मतलब डायरेक्टली तो नहीं देखा मैंने, कुछ लोगों का सुना है कि जैसे अगर कोई दोष है कुंडली में, पेड़ से शादी करा दो, किसी जानवर से शादी करा दो पहले, फिर शादी करो, ऐसा सुनने में आता है। तो ऐसा कुछ रियल होता है? नहीं, ऐसा देखिए कुछ भी रियल नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा जैसा लोगों ने ऐसी इन चीज़ों को, इन रेमेडीज को जो बनाया, उसमें या तो उनकी ये साइंस उन्होंने लगा ली होगी कि पहली शादी और दूसरी शादी, राइट, कि पहली शादी पेड़ से करा दी या किसी जानवर से करा दी, या फिर दूसरी शादी। बट ये ना बिल्कुल 100% गलत है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको अपनी मैरिज को प्रॉस्परस बनाना है या आपकी मैरिड लाइफ में एनी हाउ कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल रेमेडी बताती हूँ, वो आप करिए जो आपको सच में वर्क करेगी। तो वो प्रैक्टिकल रेमेडी है कि आप तुलसी पूजन करिए, ठीक है। संडे को छोड़ के रोज तुलसी में शाम को एक दिया जोड़िए और रोज तुलसी में जल चढ़ाइए, ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट कि आप दोनों की कुंडली से हम एक पर्टिकुलर देवता बताते हैं कि आपकी मैरिज का एक पर्टिकुलर देवता ये है, आपके 7th लॉर्ड की पोजीशन के अकॉर्डिंग, या तो देवी माँ या विष्णु जी या शिव जी। तो आप दोनों मिलके उस देवता की आराधना कीजिए ताकि आपकी मैरिड लाइफ सुखद रहे, ठीक है। और मैं एक और रेमेडी जो मैं अपने प्रैक्टिकली अपने क्लाइंट्स को देती हूँ, वो एक ये है कि मैं उन बच्चियों से जो बच्चियाँ शादी करके नया घर में जाती है, तो मैं उनको बोलती हूँ आप अपने हस्बैंड को एक स्फटिक का शिवलिंग गिफ्ट कीजिए, स्फटिक शिवलिंग, और अंगूठे के साइज के जितना छोटा सा, जिसको आप अपने घर की पूजा के मंदिर में रखिए और आप रोज दोनों मिलके 2 मिनट लगते हैं उस पे जल चढ़ाइए। एक मिसकंसेप्शन और है जो मैंने देखा है, सुना है कि शिवलिंग को घर में रख के पूजा नहीं की जाती। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर आपने मेरी बात नोट नहीं की ना। तो मैंने वहाँ पे किसी क्रिस्टल के शिवलिंग को बोला, कोई पर्टिकुलर पत्थर या कोई पर्टिकुलर, मैंने आपको नहीं बोला मत पत्थर या कोई और तरह के जो शिवलिंग हमारे
पास होते हैं। मैंने आपको स्पेसिफिक स्फटिक का शिवलिंग बोला और अंगूठे के साइज का बोला। शिव महापुराण में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि आप स्फटिक का शिवलिंग और अंगूठे के साइज जितना बड़ा शिवलिंग, सिर्फ इतना, आराम से अपने घर की पूजा के मंदिर में रख सकते हैं। बट आपको उसके लिए एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, आप नॉनवेज आपके घर में ना बनता हो, ठीक है? तो आप 100% उसको अपने घर में रख सकते हैं। ये क्लियरली शिव महापुराण में मेंशन्ड है। अगर शादी करने से पहले थोड़ी सी हम सतर्कता बरतें तो शायद जो आज हो रहा है शादियों के साथ वो ना हो। बिल्कुल 100% आपको बहुत ध्यान रख के शादी करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप शादी करने में अपने 40-50 इयर्स किसी पार्टनर के साथ डेडिकेट करते हैं। प्रोजिनी भी होती है, बच्चे भी होते हैं, एक आप नए भाग्य का निर्माण भी करते हैं। तो उसके लिए इतने आसानी से डिसीजन लेना इज़ नॉट अ राइट थिंग अकॉर्डिंग टू मी। करियर के बारे में जानना चाहूँगी, मतलब करियर के बारे में कैसे पता चलता है, मतलब कौन सी दशाएं होती हैं जब किसी का करियर बेहतर हो सकता है? मतलब किसी पर्टिकुलर ग्रह की दशा की आप बात कर रही हैं? बिल्कुल मिसकंसेप्शन है खुशबू जी। मतलब देखिए, हर चार्ट में अलग अलग प्लैनेटरी पोजीशंस होती है, ठीक है? 12 लगन है, तो 12 लगन के नेटिव के लिए कोई एक दशा पे वर्क करना या एक प्लैनेट पे वर्क करना भाग्य के लिए, ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफी होगी। क्योंकि प्रैक्टिकली सोचिए आप कि एक प्लैनेट किसी के लिए तो योग कारक है, ठीक है ना, और वही प्लैनेट दूसरे लगन के लिए बाधक है, और वही प्लैनेट दूसरे के लिए योग कारक है, ठीक है, या मारक है। तो हमें एक ही पर्टिकुलर चार्ट को देख के बता सकते हैं कि देखिए आपके 9th लॉर्ड की दशा आ रही है। मैम, अगर कोई यूथ आपके पास आता है अपना चार्ट लेकर, क्या करियर को भी गाइड किया जा सकता है किसी की कुंडली देखकर? जी बिल्कुल 100% किया जा सकता है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी आपको आपका पाथ दिखाने का ही वर्क करती है, ठीक है? एग्जैक्टली आपका सोल पर्पस क्या है। मैंने एमकॉम बीएड किया हुआ है और कई साल मैंने लाइफ में टीचिंग भी की है, 5-6 साल। पर जब मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू करी, या जब मैं एस्ट्रोलॉजी में एग्जैक्टली प्रैक्टिकली वर्क करना मैंने शुरू करा, तब मैंने ये देखा कि आई मेंट फॉर एस्ट्रोलॉजी ओनली, ठीक है? तो अगर कोई यूथ हमारे पास आता है, मैं उसका पूरा D10 चार्ट रीड करती हूँ, और उसके D9 का जो 5th हाउस है वो बहुत प्रोमिनेंटली वर्क करता है आपके करियर गाइडेंस में, ठीक है? और D9 का आपके 2nd हाउस बहुत प्रोमिनेंटली वर्क करता है आपके करियर में। D1 का 9th-10th लॉर्ड भी हम पूरा उसको रीड करते हैं, लाइक टोटलिटी में रीड करते हैं। तो वो नेटिव अगर हमारे पास आता है कि मैम ये 3-4 करियर ऑप्शंस हैं, या मैं कई सालों से इसके लिए ट्राई कर रहा हूँ, तो मैं उसको 100% उसकी पाथ जहाँ उसको सक्सेस मिलेगी, स्मूथ सक्सेस मिलेगी, उसके लिए मैं उसको उस रास्ते पे जाने में मदद कर देती हूँ। कि देखिए, आप इंजीनियरिंग फील्ड में अपना काम कीजिए, या यू आर मेंट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना, या आपकी लाइफ में जॉब बहुत प्रोमिनेंट है या बिजनेस बहुत प्रोमिनेंट है। ये बहुत यूथ में क्वेश्चंस होते हैं कि मैम हम बिजनेस में एक पर्टिकुलर अमाउंट हम अपना इन्वेस्ट भी करें, या हमारे चार्ट में सक्सेस बिजनेस में ज़्यादा है या सर्विस में ज़्यादा है। तो मैं उनको बिल्कुल 100% गाइड कर देती हूँ, देखिए आपके चार्ट में बिजनेस में ज़्यादा सक्सेसफुल है, सक्सेस दिख रही है मुझे इन स्पाइट ऑफ जॉब। उसके बाद बहुत से लोग हमारे पास, बहुत से पेरेंट्स हमारे पास चार्ट लेके आते हैं 9th-10th क्लास के स्टूडेंट्स का भी, जब वो अपना मेन करियर के लिए अपने सब्जेक्ट चूज कर रहे होते कि मैम आइदर टेक PCM ले, बच्चा स्पोर्ट्स में जाए, है ना, या वो क्या एग्जैक्टली करियर चूज करे। तो वो हम उसको बिल्कुल गाइड कर देते हैं कि मैम ये 2-3 फील्ड, इसका ये जो एक फील्ड है ये बहुत मुझे प्रोमिनेंट दिख रहा है और इस बच्चे का इंटरेस्ट भी है, तो आप उसको इस फील्ड में डालिए ताकि उसको अनहर्डल सक्सेस मिले लाइफ में। ज्योतिष आपकी बिल्कुल मदद करता है इसमें। एक चीज़ और है, नॉर्मली ऐसा होता है कि कुछ लोग कहते हैं किस्मत बड़ी चीज़ है, जो अगर आपकी किस्मत में लिखा है
तो आपको मिल जाएगा। वहीं एक तरफ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं नहीं, किस्मत वगैरह कुछ नहीं होता, कर्म मेन होता है, आप जैसा कर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। तो आपके अकॉर्डिंग किस्मत ज्यादा इम्पोर्टेंट है या कर्म? बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो मैं कर्म क्यों करूं या नहीं करूं। ठीक है, तो खुशबू जी 100% में से 70% जो पोर्शन है ना वो डेस्टिन्ड है और 30% आपके कर्म है। ठीक है, अब 70% डेस्टिन्ड है तो हम कर्म क्यों करें या हम अपने कर्म कैसे करें? आप अपने कर्मों से ही अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। जो कर्म आप करते हैं उन्हीं से आप अपने फ्यूचर के भाग्य का निर्माण करते हैं। ऐसा कहते हैं ना, भाग्य तो पहले से निर्धारित है। क्योंकि आपने जो कर्म करे पहले प्रारब्ध में, उनसे आपको ये भाग्य मिला। अब आप 30% जो कर्म करेंगे, आप जो 30% कर्म करेंगे उनसे आप अपने भाग्य को और फ्लॉरिश भी कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। देखिए, मुंबई में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग सक्सेसफुल स्टार बनने आते हैं। सब सलमान खान या शाहरुख खान जैसे स्टार्स बनने सपना लेके आते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग बहुत टैलेंटेड भी होते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं बन पाते क्योंकि उनके भाग्य में नहीं होता। भाग्य की बहुत इम्पोर्टेंट वेटेज है। भाग्य में जो लिखा है मिलेगा वही आपको, बट अगर आपने उसके लिए कर्म नहीं किया ना तो फिर वो आपको नहीं मिलने वाला। लाइक मान लीजिए मेरे भाग्य में, मेरी कुंडली में लिखी है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगनी है, ठीक है, लेकिन मुझे पता है लगनी तो है ही है, फिर मैं मेहनत क्यों करूं? अगर मैं मेहनत नहीं करूं, पढ़ाई नहीं करूं, तो क्या वो लगेगी? बिल्कुल नहीं। अगर आप मेहनत नहीं करेंगी, आप डिसिप्लिन्ड होके काम नहीं करेंगी, तो वैसे ही अपने सूर्य को खराब कर लेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का कारक ही सूर्य है। सूर्य क्या चाहता है हमसे? यू नीड टू बी डिसिप्लिन्ड, यू नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड। आपने कभी देखा है सूर्य 10 मिनट भी लेट निकलता है? जो पर्टिकुलर टाइम सूर्य का है, सूर्य उससे 1 मिनट भी लेट नहीं निकलता। तो अगर आपने कर्म ही नहीं किया, अगर आपने मेहनत ही नहीं की, आप डिसिप्लिन्ड ही नहीं बने, आप ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं बने, तो आपको तो वैसे ही आपने अपने सूर्य को खराब कर लिया। और अगर डिसिप्लिन भी रहा, मेहनत भी की, लेकिन भाग्य में नहीं है तो मैम आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी ना। आपके भाग्य में है और आपने उसके लिए कर्म भी किया, ईमानदारी से, मेहनत से, आपको 100% सक्सेस मिलेगी। मतलब दोनों चीज इम्पोर्टेंट है। ये कॉफी का ग्लास मेरे सामने रखा हुआ है, मैंने इतना कर्म भी नहीं किया कि मैंने इसको उठा के पिया नहीं, ये अपने आप मेरे पास नहीं आएगा। मुझे ये कर्म करना पड़ेगा, मुझे इसके लिए अपने आप को ये कर्म करना पड़ेगा, अपना हाथ हिलाना पड़ेगा, इसको लाना पड़ेगा, तभी ये कॉफी मेरे पास आ सकेगी। और अगर आप बैठे बैठे कहो हे भगवान मुझे कॉफी पिला दो, बिल्कुल भी नहीं। मेरी किस्मत में है कॉफी तो आ गई ना, मेरे सामने ही तो रखी है। देखिए, गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचने। आपको आपके कर्मों पे ध्यान देना है, आपको उस फल की चिंता नहीं करनी है, वो ईश्वर पे छोड़ देना है। देखिए, ईश्वर भी जब धरती पे आए थे तो उन्होंने भी अपने कर्म से नहीं लड़ा, उनको कर्म करना था। राम जी ने लंका पे विजय प्राप्त की, सीता जी को वापस लेके आए, तो वो उनका एक कर्म था। समझ रहे हैं आप? तो आपका भाग्य भी आपके कर्म को सपोर्ट करता है, ये 1 to 1 चलते हैं साथ में। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जन्म और मृत्यु तय है? जन्म और मृत्यु तो बिल्कुल तय है। तो एक टर्म यूज होता है अकाल मृत्यु, है ना? तो क्या वो अकाल मृत्यु समय से पहले हो जाती है इसलिए कही जाती है या कुछ और कारण है उसका? देखिए, अभी अभी हमारे देश में बहुत ही दुखद घटना हुई और दैट इज अ काइंड ऑफ अकाल मृत्यु, जिसमें इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। ठीक है, वो डेस्टिन्ड था उनका
कि उनके चार्ट में इस तरीके की अकाल मृत्यु का योग था। उनमें से एक नेटिव बचा भी है। कितना इम्पोर्टेंट है ये बात समझना कि उसके भाग्य में मृत्यु नहीं थी, उसके भाग्य में जीवन था, तो वो बाहर आके भी बच गया। और कितना ह्यूज लेवल पे नुकसान हुआ है ना हमारे देश को, दुनिया को। ये बड़ी दुखद घटना है। तो ये अकाल मृत्यु के योग बनाता है। अगर आपके 8th हाउस पे से कोई मेलेफिक ट्रांजिट करता है, या जो इस समय ब्रह्मांड में सिचुएशन बनी हुई है, 50 योग बना हुआ है ब्रह्मांड में लियो साइन पे आप आजकल देख रहे हैं ना, गर्मी भी कितनी ज्यादा बढ़ रही है। इतनी ज्यादा गर्मी है क्योंकि मंगल केतु दोनों फायरी प्लैनेट हैं और फायर साइन में ही बैठे हुए हैं, इसीलिए इतनी गर्मी। खड़े खड़े मोटरसाइकिल में आग लग जाना, खड़े खड़े व्हीकल्स में आग लग जाना, मतलब इसके पीछे भी एस्ट्रोलॉजी है। बिल्कुल 100% एस्ट्रोलॉजी है। उस दिन का आप चार्ट देखिए, जिस दिन ये हमारी घटना हुई उस दिन आप देखिए, शनि इस समय पाइसेस में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं, और जैसे ही मंगल लियो साइन में आया, 6 महीने से मंगल नीच के थे, मंगल जैसे ही लियो साइन में आए, कोई भी प्लैनेट जब अपना ट्रांजिट करता है ना, तुरंत, जैसे आप मान लीजिए खुशबू जी किसी के घर जाएंगी तो आते जाते आपको वो जो जर्नी होगी वो बहुत प्रोमिनेंट लगेगी कि मुझे तैयारी करनी है, बैग पैक करना है, वहाँ जाके मुझे ये सब कुछ करना है, ये आपके अंदर एक डिजायर होगी करने की। तो जैसे ही मंगल आया लियो साइन में और केतु ऑलरेडी वहाँ पे था, 50 योग बना, एक दिन के बाद ही देख लीजिए ये हो गया। मंगल और शनि का शताक्षर योग बना हुआ है ब्रह्मांड में, 6-8 कॉम्बिनेशन बना हुआ है। शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य पे है, जो बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक दृष्टि होती है। शनि की तीसरी दृष्टि बहुत संघर्ष देती है आपको लाइफ में। तो योग ऐसे बने तो ऐसा आप देख लीजिए आज। अब आप ये तो देखिए हुआ, इजराइल ने युद्ध छेड़ दिया बैठे बिठाए, ठीक है, कितनी जन मन की हानि हुई। अभी मैं कल न्यूज़ पढ़ रही थी, दुबई में एक मॉल में भी आग लग गई, टर्मिनल में। तो आपको आगे के 50 दिन ये घटनाएं होती दिखेंगी। और अभी इस समय जो हमारा सबसे फेवरेबल प्लैनेट जिसको बोलते हैं जुपिटर, जो हमें एनी हाउ सहयोग करता है, वो भी आद्रा नक्षत्र में ट्रैवल कर रहा है। आद्रा नक्षत्र बिल्कुल टाइम नहीं देता कोई भी काम करने के लिए। रुद्रा नक्षत्र है, तुरंत प्रोमिनेंटली वर्क करता है। आंधी तूफान जैसी स्थितियां, एकदम से मौसम का बदलना बिगड़ना, ये आप देख रहे हैं, एकदम से मौसम, बारिश कैसा मौसम हो जाता है, एकदम से धूप तेज हो जाती है, मौसम में कोई ठहराव नहीं है। तो ये सब प्लैनेटरी पोजीशंस हैं जो आपको देखने को इस समय मिल रही हैं। एक चीज़ है, जैसे एस्ट्रोलॉजी हम इंडियंस ज़्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी एक तरीके से वर्ल्ड इवेंट्स को भी प्रिडिक्ट कर रही है। तो क्या जो एक तरीके से और देश हैं वो इस पे बिलीव करते हैं? अरे 100% बिलीव करते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पर आप कभी बात कीजिएगा या कभी थोड़ा उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, वेस्टर्न में एस्ट्रोलॉजी इज मोर प्रोमिनेंट, वो उसको मोर प्रोमिनेंटली वर्क कर रहे हैं उन पे, वो उस पे बहुत रिसर्च कर रहे हैं, वो अपने हर लाइफ के इवेंट को एस्ट्रोलॉजी से रेजोनेट होके कर रहे हैं। वेस्टर्न में तो एस्ट्रोलॉजी बहुत पॉपुलर है। एक तरीके से एस्ट्रोलॉजी जो वर्ल्ड इवेंट्स होते हैं उनको भी प्रिडिक्ट कर सकती है, जैसे मुंडेन युद्ध, लेवल पे बिल्कुल कर सकती है। लाइक जैसे कोरोना वायरस एक बार फिर दस्तक दे रहा है, तो क्या इस बार भी पहले जैसी स्थिति हो सकती है या इस बार कम रहेगा? नहीं, इस बार पहले जैसी स्थिति तो मैं नहीं कहूँगी होगी, बट स्टिल लोगों के अंदर अब कोरोना वायरस से ना लड़ने की एक इम्यूनिटी ऑटोमेटिक डेवलप हो गई है, ठीक है। वो एनीहाउ आप देखिए, आजकल मैं देख रही हूँ लोगों के पेट में दर्द है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्योंकि केतु इस समय काल पुरुष के 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। 5th हाउस आपके डाइजेशन का होता है, 5th हाउस आपके पेट में एसिडिक चीजें, जलन होना, बेचैनी होना पेट में, है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन इस केतु। तो ये सब चीजें आपको देखने के लिए बहुत प्रोमिनेंटली मिलेंगी लोगों के अंदर।
डायरिया हो गया, 2 दिन हॉस्पिटल गए, वहाँ अपना भर्ती होके आ गए। ये बहुत हो रहा है लोगों के अंदर। गले में इन्फेक्शन हो गया अगर केतु उनके सेकंड हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, क्योंकि केतु बहुत प्रोमिनेंटली वर्क करता है। अभी आप इस समय देखेंगे ब्रह्मुंडेन लेवल पे जो आप कोरोना की बात कर रही हैं, अब आपको देखने को मिलेगा आपको पानी से और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जल्दी आपको डिसीजेज होती दिखेंगी। ठीक है, लोग कहेंगे पानी ज़्यादा उबाल के पियो, साफ पानी पियो, क्योंकि शनि भी इस समय हमारे जल तत्व राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। और जो आपने कोरोना वायरस वाली बात कही, एनी हाउ वो कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे मेन ट्रिगर भी कर सकती है, एक बड़े ट्रैफिक को अटैक भी कर सकता है।